सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त पे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर जो आपके एग्जाम में आप लोग की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा साथ देगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, फट से निपट जाएगा। साथ में इसके जितने भी मार्क्स आप लोग के अलॉट किए जाएंगे सीबीएसई की तरफ से वो सभी मिल जाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि बहुत बहुत दिल से शुक्रिया यार आप लोग के लिए कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी माइलस्टोन्स को अचीव करते रहेंगे आप लोग के प्यार और सपोर्ट से, और आप लोग के लिए प्यारा प्यारा कंटेंट मैं लाते रहूंगा। सो अगर आप लोग हमारी फैमिली से नया जुड़े हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग को सारी अपडेट्स हमारी रेगुलर मिलते रहेगी। साथ में आप लोग हमारे सेकंड चैनल जहां पे मैं आप लोग के लिए व्लॉग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके भी लिंक आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। हमारे साथ वहां पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो याला चैप्टर भी आप लोग का टर्म 1 के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर से भी आप लोग को एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो स्पेशली मैंने आप लोग के लिए हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग के लिए एक लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं, जहां पे आप लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज मैं आप लोग के लिए यहां पे पूछने वाला हूं, जहां पे आप लोग के इस चैप्टर 8 के काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये एक लाइव क्लास रहेगी, लेकिन अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखने के बाद इस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना, जो आप लोग के लिए लाइव मैंने ले चुका हूं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग के लिए फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, एकदम फ्री है, इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं। और ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोग की टर्म 1 की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आप लोग को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, क्लिक कर लो फटाक से और जाके उस क्लास को एनरोल कर लो। अगर ये लाइव क्लास आप लोग देखना चाहते हो, अगर आप डेट के आसपास रहोगे तो देख लेना, अदरवाइज आप लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो रिकॉर्डेड देखने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाना और डायरेक्टली आप लोग की क्लास अनलॉक हो जाएगी। और अगर वहां पे इन्विटेशन कोड मांगता है तो आप लोग मेरा नाम जकी लिख देना, ZAKI, तो जिसके थ्रू आप लोग की क्लास अनलॉक हो जाएगी। और साथ में आप लोग के इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, जहां पे मैं खुद एक एक क्वेश्चंस को आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा बेहतर वे में, और साथ में आप लोग के इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से टर्म 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं जानता हूं मैं आप लोग को बहुत ज्यादा पका देता हूं, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हैवी सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है। एक ही बार देखना, आप लोग का पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। इजीएस्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से आ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है, कुछ ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं है और इजी है। ठीक है भाई, तो इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और मैं जानता हूं बहुत देर से आप लोग को पकाया जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर का कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायोमैकेनिज्म होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में देखेंगे कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन के कितने लॉ है और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में बायोमैकेनिज्म होता क्या है। तो बायोमैकेनिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला है बायो और दूसरा है मैकेनिज्म। बायो मतलब ये नहीं कि वो 8th क्लास का जो चैप्टर है उसी को पढ़ने के लिए बायो पढ़ा जाता है, अबे साले, जब ऐसा नहीं है। बायो मतलब स्पेशली होता है लाइफ। मैकेनिक्स का जो मतलब होता है वो होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो यहां पे हम लोग बातें क्या करने वाले, ध्यान से समझने की कोशिश करो। बायो मतलब लाइफ, लाइफ से रिलेटेड कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करने वाले हैं और सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज द स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स। मतलब कि हम लोग के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करने वाले कि कितना एंगल, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में यार धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया तो कैसे लगाया, क्या मूवमेंट था उनका, है ना, उसके पैटर्न को समझना, ये सभी की सभी चीजें आप लोग की बायोमैकेनिज्म के अंदर आती है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जितने भी ह्यूमन के मूवमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर, उन सभी को हम लोग बायोमैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स कहते हैं। सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं। बायोमैकेनिज्म हर चीज में यूज होता है, चाहे वो टेबल टेनिस खेल रहे हो या टेनिस खेल रहे हो या शटलकॉक को अगर आपको मारना है, किस पैटर्न में मारोगे, किस एंगल में मारोगे, है ना, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। इसलिए बायोमैकेनिज्म के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो बायोमैकेनिज्म मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, फिर से एक और बार बता दूं
ह्यूमन के जो मूवमेंट्स के पैटर्न के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर, वो सभी आप लोग के बायो मैकेनिज्म के अंदर आएंगे। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? हम यार कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अब उसको बेफालतू के हम लोग साइंस के बारे में समझाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग को बेसिक साइंस के बारे में बताना जरूरी है, जो उनके कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि यहां से आप लोग टेक्निक्स को इंप्रूव कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है कि अगर कोई बॉलर है, अगर उसको सीम में बॉलिंग डालना है जिससे कि यार वो ऑफ स्पिन हो सके या फिर इन स्विंग हो सके, अब इस टाइम पे यार उसकी टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। अगर उसका हाथ ही टेढ़ा आ रहा है, सीम पे बॉल नहीं पड़ रही, तो भाई टेक्निक गलत है। तो हमें बायो मैकेनिज्म के बारे में समझना चाहिए, ह्यूमन का जो मूवमेंट का पैटर्न है उसको सही करना चाहिए। अगर उसको सही कर दिए तो आप लोग की बॉलिंग और बेहतर हो जाएगी। शाबाश, गेंद फेंक, तोड़ दे डंडी। हाँ। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि बायो मैकेनिज्म की वजह से हम लोग यहाँ पे टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हैं? इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं इक्विपमेंट को बायो मैकेनिज्म की मदद से। अब देखो कई बार आप लोगों ने सुने होंगे कि कुछ एथलीट के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो टूट गए, है ना, बॉल पड़ने की वजह से या इस तरीके की कुछ चीजें हो जाती है। तो इससे भी जितने भी कंपनी वाले रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि यार हमें कहीं ना कहीं हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी चाहिए इक्विपमेंट्स की, जिससे कि यार जो एथलीट है उसको अच्छे से पहन सके और उनकी जान की बात है यार। बायो मैकेनिज्म यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि आप इंप्रूव कर सकते हो अपने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को। जितने भी एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर, अगर उनको अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो कहीं ना कहीं उनको बायो मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। अगर उन्होंने उस चीज को समझ ली तो वो बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब कोई भी बॉलर है, जैसे वो स्पिनर हो, अब उसको बायो मैकेनिज्म के बारे में नहीं मालूम। अगर आप लोग को यार स्पिन करना है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए किस तरीके से बॉल को पकड़ना है, कैसे रोटेट करना है, तभी वो पिच में पड़ के और ज्यादा से ज्यादा स्विंग हो। देखा, का फिर की इमारत है। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोग के स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। तो बायो मैकेनिज्म हर जगह यूज हो रही है, इस चीज को याद रखिएगा। कई बार ये भी हो जाता है यार, आप लोगों ने ऑब्जर्व करे होंगे किसी भी स्पोर्ट्स में इंसान के अंदर स्टेमिना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यार बायो मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है ना। अगर कोई फास्ट बॉलर है, बोले कि हम तो भाई 130 की रफ्तार से डाल सकते हैं, लेकिन उतने स्पीड से दौड़ तो ले रहा है, लेकिन यार बॉलिंग करना ही ढंग से नहीं आ रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले बायो मैकेनिज्म के बारे में समझना चाहिए कि यार बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से रखना है जिससे कि कम स्पीड में भी हम लोग किसी भी बैट्समैन को बोल्ड कर सके। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर आपके इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा बेटर हो जाएंगे तो बायो मैकेनिज्म की मदद से हम लोग यहाँ पे इंजरीज से भी बच सकते हैं, है ना। अच्छे इक्विपमेंट हो जाएंगे तो इंजरीज से आप लोग बच जाओगे। साथ ही साथ बायो मैकेनिज्म की मदद से हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करे होंगे, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स चालू होता है तो जैसे मलिंगा की बॉलिंग में कब हम लोग शॉट लगा सकते हैं या क्रिस गेल को हम लोग कब आउट कर सकते हैं, तो हर बॉडी मूवमेंट का कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है। बायो मैकेनिज्म की मदद से ये सब चीजों को हम लोग पता कर सकते हैं। सभी लोग ऑब्जर्व करते होंगे यार कि जितने भी स्पोर्ट्स के जो चैनल आते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि इनका वीक पॉइंट है, तो हमेशा बॉलर वही टारगेट करेगा कि उसको बॉलिंग डाले जिससे कि वो आउट हो जाए। तो कहीं ना कहीं बायो मैकेनिज्म की मदद से इंडिविजुअल एथलीट की बॉडी के बारे में भी समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और कहां पे उसकी गलतियां हो रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग को ये सभी चीजों के बारे में मालूम है कि किस तरीके का हमारा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके का हमारा पैटर्न है और हम इसको कैसे सुधार सके, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि बायो मैकेनिज्म की मदद से ही हम लोग हमारी लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं और साथ ही साथ इस चीज को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी होंगे आप लोग के इंपॉर्टेंस बायो मैकेनिज्म के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। किस तरीके के मूवमेंट इंसानों के अंदर होते हैं ना, हम सभी इंसान है तो हमारे अंदर किस तरीके के मूवमेंट है, इन सबको हम लोग को देखना है और आप लोग के सिलेबस के अंदर जो है उन सब चीजों को देखना है। तो देखो यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से आप लोग को जो मेनली यहाँ पे चीजें दी गई वो क्या क्या है। तो सबसे पहला ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है ना। डायग्राम में ज्यादा ध्यान नहीं देना, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और पढ़ाई ज्यादा ध्यान से करना, ठीक है। अगला होता है एंगुलर मोमेंटम, थर्ड होता है आप लोग का सरकमडक्शन, फिर उसके बाद आता है आप लोग का रोटेशन, फिर उसके बाद आता है आप लोग का अदर मूवमेंट। तो ये सभी चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मूवमेंट होता है आप लोग का, उसका नाम है ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट एक सिंपल टाइप का मूवमेंट है जिसमें कि
मोशन होता है जॉइंट के पास से बिना एंगुलर या फिर रोटेटरी मूवमेंट के अलावा। कहां होता है तो आप लोग की कलाई में चेक कर सकते हैं आप लोग, ये देखो इस तरीके से ग्लाइड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि यार किसी भी दो बोन्स के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म होना, या डिक्रीजिंग फॉर्म में या इंक्रीजिंग फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। दो बोन्स के बीच में, तो ये किस पैटर्न में होता है तो लगभग ये 4 पैटर्न्स में होता है। पहला है आप लोग का फ्लेक्शन और दूसरा है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप लोग के आर्म्स में होते हैं, आर्म्स मतलब ये पूरा, ठीक है, और आप लोग के लेग्स में, ठीक है, ये दो जगह में आप लोग के होते हैं। अब बात निकल के आती है कि फ्लेक्शन होता क्या है। फ्लेक्शन मतलब कि दो बोन्स के बीच में मूवमेंट, जैसे मेरा ये देखो एक बोन ये हो गया, एक बोन ये हो गया, अब ये दो बोन के बीच में जब एंगल डिक्रीज होगा तब उसे कहेंगे हम लोग फ्लेक्शन। आप लोगों ने देखे होंगे बॉडी बिल्डर लोग हमेशा फ्लेक्स करते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, तो यहां पे कर क्या रहा है कि दो बोन्स के बीच में हम लोग एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्शन। और जब इस एंगल को, दो बोन्स के बीच के एंगल को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। तो समझ में आया, तो ये आर्म्स और आप लोग के लेग में होता है, इसे कहते हैं हम लोग फ्लेक्शन। जब एंगल डिक्रीज हो और जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट आप लोग का आता है एबडक्शन और एडक्शन। अब ये कैसे फॉर्म हो सकता है तो देखो, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, है ना, आप सिंपली खड़े हो जाओ, तो चलो मैं आप लोग को समझाता हूं। तो जब आप इस प्लेन में खड़े हो जाते हो तो अगर आप लोग के दोनों हाथों के बीच में एंगल इंक्रीज होता है तो इसे कहते हैं एबडक्शन। और जैसे ही आप लोग इस एंगल को कम करने लगते हो तो उसे हम लोग कहते हैं एडक्शन। तो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई। तो आर्म्स और आप लोग के जो लेग्स है उसमें आप लोग का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है दो बोन्स के बीच में। एबडक्शन में एंगल इंक्रीज होता है जब आप हाथ ऐसे करते हो, और जब आप नीचे हाथ करने की कोशिश करते हो तो एंगल कम होते जा रहा है, तो यहां पे होता है एडक्शन। ये चीज याद रखिएगा, आप लोग के हाथों में भी हो सकता है, और जब आप अपने दोनों पैरों को दूर कर दो, जैसे जितना ज्यादा दूर करोगे उतना ज्यादा आप लोग का एंगल फॉर्म होगा, जितना एंगल फॉर्म होगा उसे हम लोग कहेंगे एबडक्शन। आप सीधे खड़े हो तो यहाँ एंगल कम है दोनों पैरों के बीच में, तो उसे आप लोग कहोगे एडक्शन। तो यहां तक की चीजें आप लोग को समझ में आई होगी आई होप। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आप लोग का आता है उसका नाम है सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन एक काफी ज्यादा सिंपल आप लोग का मूवमेंट है, जिसमें कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन सभी के सभी एक साथ इंप्लीमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सिंपली होता क्या है कि आप लोग का रोटेटरी मूवमेंट, ये आप लोग का कहलाता है सरकमडक्शन, जहां पे आप सर्कुलेटरी मूवमेंट में घुमा सकते हो, जैसे अपने हाथ को आगे इस तरीके से पीछे, क्लियर है। आप अपने हिप को भी इस तरीके से ऐसा हुला हुप में घुमाते होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये मूवमेंट्स आप लोग के कहलाते हैं सरकमडक्शन। सो नेक्स्ट जो आप लोग का मूवमेंट आता है उसका नाम है रोटेशनल मूवमेंट। ये काफी ज्यादा इजी है, आप लोग जानते होंगे। अगर कोई एक एक्सिस से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रोटेट करो, कब कर सकते हो, जब आप पीछे देखोगे इस फॉर्म में, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसे कहते हैं हम लोग रोटेशनल मूवमेंट। आप लोगों ने वो आशिकी 2 देखे होंगे, उसमें यार वो बेफालतू हीरो चिल्लाता रहता आरूही, और फिर वो लड़की पीछे पलट के देखती क्या, और फिर थोड़ी देर में बोल देता कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के बाद है ना वो चले जाती, और उसके बाद है ना फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट को बुलाता, बताता कि देखो ये रोटेशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो सिंपली वहां पे देखो यार, इंसान कोई बेफालतू किसी को कोई थोड़ी ना चिल्लाएगा यार, उसने उसको चिल्लाया तो किसी को समझाने के लिए बताया होगा कि वो रोटेशनल मूवमेंट के बारे में समझा रही थी। तो सिंपल वे में अगर हम लोग कहें कि रोटेशनल मूवमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, और तो इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी मूवमेंट होते हैं, तो ऐसे ढेर सारे मूवमेंट होते हैं। तो ये सभी चीजों को आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हो सके तो थोड़ा बहुत इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बस। इसको जानने की जरूरत नहीं कि इसमें डीप में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आप लोग के ये चीजें नहीं गिवन है। एग्जाम में सिर्फ यही मूवमेंट्स आप लोग के पूछे जाएंगे, तो इन मूवमेंट्स को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और अगर गलती से अगर थोड़ा सा एक बार बस सरसरी निगाहें आप लोग दौड़ा लेना कि ये कौन कौन से मूवमेंट है, बस, इससे ज्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाई 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 क्या भाई? भाई 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 क्या भाई? अब नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोग का आता है, ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उनकी एप्लीकेशंस। तो न्यूटन के कितने लॉ होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो न्यूटन के आप लोग के 3 लॉ होते हैं। सबसे पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि किसी भी बॉडी को तब तक के मोशन में नहीं ला सकते जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, या फिर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। यह आप लोग का कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस चीज को
अगर आप लोग को सिंपल वे में समझना है तो आप लोग इसको स्पेस की फॉर्म में समझ सकते हो। अगर आप स्पेस में और एक बहुत बड़े पत्थर को अगर आप फेंकते हो तो वो तब तक के चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोक ना लेगा। क्लियर है? और यहां तक कि अगर कोई स्पेस में कोई पत्थर आपकी तरफ आ रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसे ना रोक लो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है। सो जो नेक्स्ट लॉ आता है आप लोग का, उसका नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो न्यूटन ने अपनी मां के बारे में इस लॉ में बताया था, वो है F विच इज इक्वल टू ma। याद रखिएगा, F क्या है यहाँ पे फोर्स, m क्या है यहाँ पे मास, और a क्या है एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं विंग 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 विंग, तो इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग जितना एक्सेलरेट देते जाएंगे उतना ज्यादा गाड़ी तेजी से चलेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चीज है ना, अगर आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो ये रिलेट भी करती है। तो चलिए इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली ये फॉर्मूला होता क्या है, F विच इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन के फॉर्म में अगर कहूं तो क्या होता है, F अपॉन a। अब यहां पे ध्यान देने की कोशिश करना सभी के सभी लोग कि देखो, अगर यहां एक्सेलरेशन दिया और यहां फोर्स दिया, अगर आप लोग कॉमर्स या आर्ट्स वाले हो तो ये चीज समझने लायक है थोड़ी सी, कि अगर यहां पे ये चीज दी और यहां पे ये चीज दी, मतलब कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज अपॉन में दी है मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, या मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। इसको और सिंपल वे में समझते हैं कि अगर कोई एक स्प्लेंडर है, उसमें आप अकेले बैठ के चला रहे हो तो आप 120 तक के चला लोगे। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि मास कम था, एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो गाड़ी में उतना ही ज्यादा फोर्स लगा के आपने भग गए। लेकिन अगर उसी स्प्लेंडर में आप 5 लोग को बैठा लोगे तो मास ज्यादा हो जाएगा। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उतना नहीं बन पाएगा, गाड़ी भागे नहीं पाएगी, और होगा क्या कि फोर्स भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा आप लोग को, अगर आप लोग कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले हो तो। इसी तरीके से अगला लॉ होता है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सीधी सिंपल बात, यार एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, अगर आप किसी वॉल में बॉल को फेंकते हो तो बॉल उतने ही फोर्स से आपके पास आएगी। यही है आप लोग का लॉ ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? वही है ना कि अगर आप किसी को झापड़ मारो तो यार फिर गांधी जी वाला नहीं चला, उसने आपको मार दिया, तो वो है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जितने भी आप लोग के लॉज हम लोगों ने पढ़े, इनकी काफी सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। एप्लीकेशन को सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो जो डे टू डे लाइफ में आप लोग के साथ में क्या ये फोर्स वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ये स्विमिंग में करता है, वॉकिंग में करता है, शूटिंग में, हाई जंपिंग में, ये सभी में करता है। तो इनको आप लोग को याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के टर्म वन में बन सकते हैं वो रहे आप लोग के स्क्रीन पे। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो इससे भी ज्यादा आप लोग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इस चैप्टर की, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो ओसवाल के चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस पेपर के थ्रू, जहां पे आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बुक के अंदर मिलते हैं। मतलब कि अगर आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, या साइंस से हो, या बायो या फिर मैथ्स वाले हो, तो आप लोग के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाई गई है। एक ही बुक के अंदर आप लोग के पांचों सब्जेक्ट आप लोग के कवर अप करे गए, जिसमें टर्म वन के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे एमसीक्यूज बना के दिए गए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कर लेना, या फिर आप लोग चाहो तो अपने लोकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें आप लोग को एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट है, साथ में उसके आंसर्स भी आप लोग को प्रिसाइज फॉर्म में दिए हैं, जो एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए होने वाले हैं। तो ये काफी बेहतरीन बुक है और ओसवाल का भरोसा हमेशा से आप लोग के साथ बना हुआ है। तो इस बुक को आप लोग जल्द से जल्द जाके परचेज कर लीजिए, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। मैं जानता हूं यार कि ये चैप्टर काफी छोटा था, बस इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम लोग और नए माइलस्टोन को ऐसे ही अचीव करते रहेंगे आप लोग के सपोर्ट से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग हमारी फैमिली के साथ नए नए ज्वाइन हुए हो, और साथ में बेल आइकन दबा लेना, जिसके थ्रू आप लोग को सारे अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल पाते तो आप लोग हो सके तो हमारे टेलीग्राम के चैनल और टेलीग्राम के ग्रुप दोनों को ज्वाइन
कर सकते हैं, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो अप कर सकते हैं, जहां पे मैं आप लोग के लिए हमेशा फ्री क्लासेस लेता रहता हूं, जिसके थ्रू आप लोग की प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हो। तो चलिए यार, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाला हूं। सो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्स रहो मेरे स्टूडेंट्स। बाय बाय।